प्रिय दर्शकों, हम आपका ध्यान इस महत्वपूर्ण डिस्क्लेमर की ओर आकर्षित करना चाहते हैं। इस इंटरव्यू में हमारे अतिथि द्वारा व्यक्त किए गए विचार और मत उनके व्यक्तिगत हैं। ये आवश्यक रूप से हमारे YouTube चैनल या संपादकीय टीम के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। हमारा लक्ष्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जहां पसमानदा विषय से संबंधित विविध दृष्टिकोण प्रस्तुत किए जा सकें। हम विभिन्न विचारों को सामने लाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इनका समर्थन या विरोध नहीं करते। आपके समय और सहभागिता के लिए हम आभारी हैं। यदि आपके कोई प्रश्न या चिंताएं हैं, तो कृपया हमसे संपर्क करने में संकोच न करें। पसमानदा समुदाय का महत्वपूर्ण अंग होने के लिए धन्यवाद। सादर अब्दुल्ला मंसूर, पसमानदा डेमोक्रेसी। नमस्ते, आदाब। पसमानदा डेमोक्रेसी की खास पेशकश में आज एक शख्सियत से मुलाकात कर रहे हैं और उन्होंने अपनी जीवन समाज उत्थान में और समाज को जागरूक करने में लगाया और इसका प्रतिफल भी उन्हें मिला। और आज हम जानते हैं उनसे उनकी सामाजिक न्याय की यात्रा की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हमारा नाम मोहम्मद मुबीन राइन है। मैं लखनऊ से बोल रहा हूँ। हमारे संस्था का नाम है राइन बागबान काउंसिल। ये उसी के ऑफिस में इस वक्त बैठा हूँ। हमारा एक मैरिज ब्यूरो भी चलता है राइन रिश्ता मिलन के नाम से। पिछले 45 साल से सामाजिक कार्यों में कार्यरत हूँ और बैकवर्ड बिरादरी के लिए समय समय पर जो हमसे बन पड़ता है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, ताकि उनके उत्थान के लिए उनके सामाजिक न्याय में जो भागीदारी मिलनी चाहिए समस्त पिछड़ी बिरादरियों को, उसके लिए मैं कार्यरत रहता हूँ, कोशिश करता हूँ। आपकी जो संस्था है ये कब से कार्यरत है? हमारी संस्था जो है 2009 से है कार्यरत है। राइन बागबान काउंसिल नाम है। मैं उसका मीडिया इंचार्ज हूँ। ये समय समय पे प्रोग्राम पर आती रहती है। जैसे अभी लास्ट का प्रोग्राम जो था 15 अक्टूबर 2023 को हुआ था लखनऊ में, जिसमें हमारी संस्था की तरफ से राइन बिरादरी की जितने चेयरमैन नगर पालिका नगर पंचायत के चुने गए हैं उनको हमने सम्मानित किया। राइन बिरादरी के ऐसी बच्चों को भी सम्मानित किया गया जो अच्छे मार्क से पास हुए हैं, करीब लगभग 60, और काफ़ी तादाद में लोग हुए। कई स्टेट के लोग शामिल हुए थे। और इसके अलावा अब तक हमारा करीब 7 प्रोग्राम हो गया, 6 हो चुका, 6 लखनऊ में, 1 इलाहाबाद में। हमारे 2 तरह के प्रोग्राम थे। एक होता है राइन रिश्ता मेला के नाम से, जो वैवाहिक परिचय सम्मेलन की तरह होता है, और एक होता है हमारे सियासी बेदारी, राजनीतिक चेतना पैदा हो राइन बिरादरी में और उनको सत्ता में भागीदारी मिले। इस सिलसिले में हमारी पूरी एक टीम है जो हम कार्यरत हैं, वो कोशिश करते रहते हैं। इसमें जो सियासी बेदारी को लेके जो आपने अभी बात की, तो इसको लेके आपका एजेंडा क्या रहता है? आप लोग किन किन मुद्दों पे राजनीति में जाने की बात करते हैं, या राजनीतिक पार्टियों से आप बात करते हैं, या फिर आपका ये मानना है कि हम राजनीति में आएंगे तो ये चीज़ें हमारा मॉडल होगा? भाई, हमारा मानना है कि हम भारत के नागरिक जैसे सब हैं, वैसे हम लोग भी हैं, मगर जो हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए सरकार से, चाहे सेंट्रल सरकार का मामला चाहे स्टेट, वो नहीं मिल रही है। बल्कि उसकी वजह यह है कि शिक्षा के मामले में हम बहुत पीछे हैं और वो हमको नहीं मिल रहा है, क्योंकि हम लोगों की आर्थिक स्थिति जैसे सबकी है, वैसे हमारी बिरादरी ज़्यादातर फल सब्जी का काम करती है, मछली का काम करती है। हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद आज भी वो नहीं मिला। हाँ, इक्का दुक्का हुए हैं विधायक, मगर आज तक कोई मिनिस्टर वगैरह नहीं हो पाया। फिलहाल यूपी में की बात कर रहे हैं, बिहार में तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर यूपी बहुत बैकवर्ड है। जैसे पिछले इलेक्शन में 2 लोगों को समाजवादी ने टिकट दिया, एक समाजवादी ने दिया, एक कांग्रेस, दोनों हार गए। अब बीजेपी के देने का सवाल ही नहीं उठता, वो नहीं देती।
जबकि बीजेपी से अटैच हमारे बिरादरी कई लोग हैं, आज भी हैं, वो कार्यरत हैं और कोशिश करते हैं कि हमको मुनासिब भागीदारी मिले। आपकी जो बात है वो आप कह रहे हैं कि ये पार्टी भागीदारी नहीं दे रही, वो नहीं दे रही है, लेकिन आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, आपने बहुत सारे राजनीतिक उठापटक और सामाजिक बदलाव को आपने देखा है, उसके आप साक्षी रहे हैं, चश्मदीद रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि राजनीति के साथ साथ जो सामाजिक परिवर्तन के लिए साहित्य रचे जाते हैं या लिखे जाते हैं, जिसको पढ़ के, जिसके माध्यम से जो चेतना जागृत की जाती है, खास करके चाहे वो सियासी हो या सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, तो उसका उस स्तर पे आप क्या कर रहे हैं? भाई हम उस स्तर में कोशिश कर रहे हैं। अब समय समय पे हम जो शासन प्रशासन में उनको अपनी डिमांड देते हैं, हम लोग उनसे मुलाकात भी करते हैं, क्योंकि हमारा एक ग्रुप भी चलता है राइन बागबान कौशी ग्रुप, जिसमें 600 लोग जुड़े हैं। और फिलहाल अभी तक जितनी हमारी डिमांड हुई है, जितनी हमसे हमारी मांगे हुई कि हमको ये मिलना चाहिए सियासी मामले में, सामाजिक मामले या शिक्षा के मामले, वो अभी तक कोई ज़ीरो रहा, कोई मिल नहीं पा रहा। तो ये अभी की सरकार के साथ ये दिक्कत है या इसके पहले भी ये दिक्कत? नहीं, करीब करीब हर सरकार में एक थी। सब सोचते हैं बैकवर्ड का तो सब सामाजिक राजनीतिक पार्टियाँ लेना चाहती हैं, मगर किसी को कुछ देना नहीं चाहती। लेकिन जब यदि मुस्लिम समाज की बात की जाए तो इसमें तो माइनॉरिटी के नाम पे राजनीति होती है या वोट दिए जाते हैं, और इसके चेहरे तो दिखते ही रहते हैं हमेशा। भाई माइनॉरिटी के नाम पे तो होता है कि माइनॉरिटी, मगर इसमें भी माइनॉरिटी में भी तो भाई जो माइनॉरिटी के लोग हैं, जो वो अपर कास्ट के लोग हैं, सारे जो अशराफ हैं वो सारे इस्तेमाल हैं। जो आप पिछड़े, अति पिछड़े हैं, उनको कोई हिस्सेदारी नहीं मिल रही। पसमानदा कहते हैं। जी हाँ, पसमानदा करते हैं। मालूम खान साहब आ रहे हैं, सैयद आ रहे हैं, दूसरी बिरादरियाँ जैसे राइन है, अंसारी है, मंसूरी है, कुरैशी, इनको भी भागीदारी आज भी जीरो है, कोई भागीदारी नहीं मिल रही है। लेकिन सियासी पार्टियां तो जो एक माइनॉरिटी के नाम पे जो उनके पास स्पेस है या जो हिस्सेदारी है वो तो देते ही हैं। तो ये क्या इनकी जवाबदेही नहीं बनती कि जो माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करते हैं, जो खान साहब, सैयद साहब या शेख साहब, पठान साहब, कि ये लोग अपना दिल बड़ा करें और जो वंचित है उसको? यही तो कमी है भाई। जैसे हिंदुओं में है, जात पात में बैठा हिंदू, ये हैं उच्च जात के हैं, ये वो पिछड़ी जात के हैं, ये दलित हैं, ये अनुसूचित जात के हैं। उसी तरह मुसलमानों में भी जात पात में बदला, सिर्फ नाम है कि मुसलमान के यहाँ सब एक हैं, मगर एक वो नहीं है, वो गलत है। सिर्फ हम तो अभी तक आवाज़ क्यों नहीं उठी? आवाज़ उठती है, ऐसा बात नहीं। आवाज़ जो है, देखिए, जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगी, सत्ता के करीब हम नहीं जाएंगे तो हमारी बात नहीं सुनी जाती। तो सत्ता के करीब कैसे जाइएगा? भाई हम अपने डिमांड को रखें, धरना प्रदर्शन का सहारा लें और सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल करें। लेकिन आप तो जब जाति में बात करना शुरू करते हैं तो जो अशराफ तबका है वो तो कहता है भाई मुसलमानों को बांट रहे हो। जब वो गलत कह रहे हैं, मुसलमान, अगर मुसलमान को हम बांट रहे हैं तो वही अपना बड़ा दिल दिखावें कि हमारे सब भाई हैं, हम सबको लेके चलेंगे, सबको इससे जाए, जिसकी जितनी संख्या उस हिसाब से मिलना चाहिए। अगर जैसे अब जाति जनगणना का मामला उठा हुआ है, हम इसका समर्थन करते हैं, जाति जनगणना होनी चाहिए। अब बिहार ने इसकी शुरुआत कर दी है और दूसरी राजनीतिक जो सियासी पार्टियां उन्होंने भी किया कि नहीं जाति गणना, मगर मौजूदा सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग हैं जाति, अब जैसे बहुत सी बिरादरियाँ हैं, अब जैसे मालूम हुआ कि नाम है कि हम जात पे धर्म पे आरक्षण नहीं है, मगर है धर्म पे आरक्षण। हमारा ही मानना है, जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिम धोबी कोई आरक्षण नहीं मिला है, उसी के मुकाबले में हिंदू धोबी का आरक्षण मिला है, जबकि काम एक ही है, नाम एक ही है।
इसी तरह मुस्लिम जमादार हैं, मुस्लिम नाई हैं, मुस्लिम मोची हैं, इनको कोई नहीं, मुस्लिम जुलाहे हैं, अंसारी जुलाहे हैं, वही बिरादियाँ जो मुसलमानों वही हिंदुओं में हैं, उनको मिला है, लोगों को नहीं मिला है। और इसके लिए धारा 341 का चल रहा है। डॉक्टर एजाज अली साहब का प्रोग्राम भी होता है, हम लोग शामिल भी होते हैं इनके प्रोग्राम पर, चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ये मामला वो मिल नहीं रहा, कहने को है। आपको ये नहीं लग रहा है कि जैसे एक पेज फंसा हुआ है उसमें धार्मिक का और ये सब चीज़ें, तो आंदोलन तो चल ही रहा है, लेकिन उसके अलावा वो तो संवैधानिक मामला रहा कि चलिए वो नहीं हो पा रहा है तो उसका पेज है, लेकिन राजनीतिक भागीदारी में तो ऐसा कोई अड़चन नहीं आता है। जैसे उन पार्टियों द्वारा इनके स्पेस दिए जाएं, इनकी संख्या है तो इन्हें किसी संस्थानों का चेयरमैन बना दिया जाए, कोई अल्पसंख्यक यदि मंत्रालय है तो उसमें इनको पद दे दिया जाए, या फिर जो तथाकथित जो कहा जाता है कि माइनॉरिटी के लिए है ये सब चीज़ें, तो उसमें इनको दे दिया है। तो ये भी तो कोई पार्टी नहीं करती है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, वही मामला नहीं कर रहे हैं भाई। हम लोग मांग करते हैं, न सत्ताधारी सुनने के लिए तैयार हैं और न हमारे जो मुसलमानों में अपर कास्ट के लोग हैं वो भी, उनका भी रवैया हम अच्छा नहीं समझते, भेदभाव वाला है। वोट तो सब कर लेते हैं, मगर जब सत्ता की बात होती तो वही अपर कास्ट के लोग। तो पिछले दिनों तो अभी मोदी जी ने पसमानदा की जो बात कही थी उसको किस रूप में आप देखते हैं? पसमानदा की बात कही, अच्छी बात है। हम उसका अगर हो जाए तो हम उसका समर्थन करते हैं, ऐसी बात नहीं है। पसमानदा की बात अगर उन्होंने किया है और देर से किया है तो ठीक है, होना चाहिए। मगर वही मामला है, वो जिस हिसाब से मामला होना चाहिए आगे बढ़ना, उसे बढ़ा वहीं के वहीं ठहरा है। सिर्फ मीटिंगों में और उसमें सब टाइम बर्बाद हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक और जिज्ञासा है दर्शकों के लिए कि देश में पसमानदा के जो आइकन माने जाते हैं पॉलिटिकल रूप से, उसमें एजाज अली साहब का नाम आता है और अली अनवर साहब का नाम आता है, दोनों लोग राज्यसभा भी गए। जी हाँ, जी हाँ। तो इनको जो पार्टी भेजी थी वो भी बीजेपी के समर्थन से थी। जी हाँ। तो क्या आप इन लोगों को पसमानदा के लीडर मानते हैं? जी हाँ, मानते हैं। पसमानदा उन्होंने कोशिश किया, आज भी धारा 341 का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, मनमोहन सिंह के सरकार के ज़माने से लंबित है, उसका कोई फैसला नहीं है। लेकिन अभी सरकार ने तो आयोग बना दिया है, उस पर तो नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनवाई होनी चाहिए उसमें डेट पे डेट पड़ रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हम चाहते हैं कि उस पर सुनवाई हो। अब सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश आवे, क्या होना चाहिए। हमारी हक बात पे है हमारी लड़ाई। अब संविधान ने हमको हक दिया, अधिकार दिया है कि हमारा संविधान कहता है कि हम धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देते, मगर दे रही है धर्म के आधार पर। जब अभी इन्हें बताया नहीं कि इन बिरादरी मिला, नहीं बिरादरी मिला, जबकि काम हुई। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प वाक्य है कि जिसको माइनॉरिटी और मुस्लिम तबका वोट करते रहा है, वो पार्टियाँ इसका संज्ञान क्यों नहीं ली? उसको तो इसको लेके और न्याय होना चाहिए। जी हाँ, उन लोगों ने भी वही किया है। हम तो उसको करते हैं, बीजेपी को देते हैं दोस्त, मगर उन लोगों ने दिखावटी कुछ किया है, अंदर से कुछ किया है। जो हमको मिलना चाहिए उन लोगों ने भी दे, जैसे कांग्रेस, और उसके बाद ज़्यादातर सत्ता पे कांग्रेस पार्टी भी रही है, और दूसरी देश जितने धर्मनिरपेक्ष पार्टियाँ हैं उनके यहाँ भी यही रहा मामला। और बिहार में तो कुछ गनीमत है कि गुलाम सरवर, गुलाम गौस और ये है इसराइल MLC हो चुके हैं, कहकशां परवीन गए जाए, और यूपी में तो और ख़राब है पोजीशन। इसका कारण आप किसे मानते हैं? भाई इसी का कारण में शिक्षा कमी है, आर्थिक इससे सही नहीं है। लेकिन बिहार में भी तो शिक्षा की स्थिति वही थी, बल्कि इससे भी कम। मगर इसको तो मानना पड़ेगा, यूपी से कहीं आगे बिहार है शिक्षा के मामले में।
मतलब कौन सी शिक्षा की बात कर रहे हैं? किताबी शिक्षा की बात कर रहे हैं या व्यवहारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, व्यवहारिक शिक्षा, सब तरह की शिक्षा। भाई ये शिक्षा आ जाए, अब भाई शिक्षा आए कहाँ पे? अब इतना, अब MBBS करना तो इतना गरीब आदमी के पास पैसे नहीं है, इंजीनियरिंग करना तो इतने आदमी गरीब है। लेकिन समाज को समझने के लिए इंजीनियरिंग और मेडिकल करने की क्या जरूरत है? नहीं नहीं, वही कह रहे हैं कि तो सामाजिक शिक्षा की जरूरत है, संविधान की जानकारी की जरूरत है, अपने अधिकार और तो कर्तव्य की सरकार को चाहिए कि शिक्षा मुफ्त करें। हमको हमारी बिरादरी नहीं, सभी भारतवासी, सबका शिक्षा मुफ्त होनी चाहिए, कोई फीस नहीं लगना चाहिए। मगर यहाँ पे शिक्षा के मामले में मामूली आदमी जो है अच्छे स्कूलों में जाने के सवाल नहीं है। लेकिन अभी तो एग्जिस्टिंग सरकार यदि ये कहे कि आप तो हमको वोट नहीं देते हैं तो आप हमसे डिमांड क्यों कर रहे हैं, आप जिसको वोट देते हैं उससे आप डिमांड कीजिए, तो इस पे आप क्या कहेंगे? भाई उनका कहना है कि सही है, मुसलमान BJP को वोट नहीं देता। वजह यह है कि उनके भी कारनामे जो देखने में कुछ है, अंदर से कुछ है। अब जैसे यूपी में देख लीजिए, एक भी विधानसभा के इलेक्शन मुसलमानों को टिकट नहीं मिला। MP में भी शायद एक आध मिले होंगे या न मिले होंगे, हमको नहीं जानकारी है। तो वो भी भाई वोट क्यों नहीं देंगे? वो मान उसका उनके हित की बात करे BJP, मुसलमान उनके साथ हैं। लेकिन अभी तो उत्तर प्रदेश में जिस वक्फ बोर्ड के चेयरमैन कोई अशराफ होते थे, अभी पसमानदा बने हुए हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर जो अशराफ होते थे वो पसमानदा बने हुए हैं। उर्दू अकादमी के जो डायरेक्टर होते थे अशराफ, वो पसमानदा बने हुए हैं। आज का मीटिंग भाई अगर ऐसा है, ऐसी सुविधा हो सकता हमको न सूझना हो, तो उसका हम स्वागत करते हैं, अच्छी बात है भाई। तो बेसिकली सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है वो प्रतिनिधित्व की भी लड़ाई होती है, प्रतिनिधित्व में मिलना चाहिए। जी हाँ, प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और जो जिसके पास कुछ नहीं होता है वो किसी का नहीं होता है। जी हाँ, जी हाँ। मतलब एक जो सामाजिक न्याय की जो धारणा बनी है, जो कांशीराम साहब, बाबा साहब, राम मनोहर लोहिया, ये तमाम सारे लोग कहते थे कि जिसके पास कुछ नहीं है उसका कोई नहीं है, और जो उसके पास रोटी लेके जा रहा है, सम्मान लेके जा रहा है, वही उसका अपना है। इसको लेके जो खास करके पसमानदा जो बिरादरियां हैं वो किस नज़र से देखती है? किस मामले को? जैसे उसको कोई फ़ायदा पहुंचाए या उससे हाथ बढ़ाए कि हम आपकी मदद के लिए हम तैयार हैं, तो ऐसे में क्या वो सोचेगी? नहीं, वो हमारी मदद करने के तैयार हैं, हमारी सुविधाएं हमको मिलने के लिए वो वाकई नीति से वो देना चाहती हैं, तो हम उनके स्वागत करते हैं उनके। जैसे मान लीजिए कि नल जल योजना था, प्रधानमंत्री आवास योजना था, राशन का सवाल है, ये जितनी चीज़ें हैं, और इसमें जो स्वास्थ्य को लेके जो बीमा है उसमें है, ये तो सबको मिल रहा है। जी हाँ, मतलब है उसके रेटें आ रहे हैं। हाँ, तो इसका लाभ हुआ है। हाँ, आयुष्मान में लाभ हुआ है। उसमें भाई कोई धर्म का मामला तो है नहीं, तो कोई जो तरीका है, जो सिस्टम है वो आप फॉलो करे, उसको मिलेगी, मिल रहा है। तो इसको लेके क्या, इसको लेके लोगों के अंदर क्या ये लग रहा है कि सरकार उनके पक्ष में कुछ काम कर रही है, या फिर वो ये मान रहे हैं कि नहीं, ये जो है बस भाई आसमान का मामला सबके लिए, कोई हमारे लिए थोड़ी है, सबके लिए है, सबको मिल रहा, हमको भी मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। पहले उदाहरण के तौर पे कुछ चीज़ें, जैसे किसी भी समाज को जागृत करने में उस समाज के बारे में लिखा गया जो साहित्य है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आप मानते हैं इस बात को? पहले साहित्य ही नहीं लिखे जाते थे, साहित्य ही तैयार नहीं होता था। आप जानते होंगे प्रोफेसर मसूद आलम फलाही साहब, जो प्रोफेसर हैं इंडिया के सबसे कम, जी हाँ, जी हाँ, मालूम। उनकी किताब लिखने की वजह से उनको एडमिशन नहीं दिया गया, जबकि वो किताब पे दुनिया की यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रहा है। जी हाँ। लेकिन इंडिया में सबसे डेमोक्रेटिक यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टाफ लोगों ने उनको नहीं दिया, स्पेस नहीं था। लेकिन आज वैसी किताबें और आर्टिकल खूब लिखे जा रहे हैं। तो पसमानदा जो जागरूकता का समय है उसको आप किस रूप में अभी देख रहे हैं कि क्या स्पेस मिल रहा है लिखने का, बोलने का, हक के लिए खड़ा होने का? नहीं मिल रहा है। सब मसूद आलम फलाही तक का मामला जो है, उनकी किताब हमने भी पढ़ी है, मगर अपर कास्ट को लोग उसको पचा नहीं पा रहे हैं।
दुनिया वाले उनके आप कह रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। उन्होंने हक बात कही है, प्रूफ के साथ, सबूत के साथ कही है कि हमारे उलमाए दीन जो हैं, धर्मगुरु हैं, वो भी उसी में हैं, जात पात में बह जाते हैं। जहाँ पे हमको हक मिलना तो खामोश होते जाते हैं और सब कहते हैं कि मुसलमानों सब बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं। मगर ऐसा बात नहीं है, अंदर से है। और चाहे धर्मगुरु जो हैं, मौलाना अशरफ अली थानवी हैं, मौलाना अहमद रज़ा खां, उनका भी रवैया, उनकी किताबों को पढ़िए, उसमें साफ है। उन्होंने भेदभाव वाली बातें कही हैं, हमको अछूत समझा, रज़ील समझा है। तो लिहाजा आप क्या कर सकते हैं अभी। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे एक सकारात्मक रूप से कि उसे किस तरह समाज निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और आगे उन्नति करने के लिए उसे काम करना चाहिए या फिर उसे आचरण करना चाहिए, इस दिशा में आप कुछ कहें? भाई, हम सभी भारतवासियों को संदेश देना चाहते हैं कि भाईचारा को मजबूत करें, कोई भेदभाव की बात न करें, क्योंकि हम पहले हिंदुस्तानी हैं, बाद में कुछ हैं। मगर आजकल का माहौल जो है थोड़ा सा गड़बड़ है। हम उनसे भी अपील करते हैं, भाई संविधान के खिलाफ कोई काम ना करें और संविधान के ही मुताबिक अपने आप को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि हम संविधान ने सबके लिए बराबरी किया है और कोई भेदभाव नहीं करता। मगर आज सामुदायिक बातें हो रही हैं, टकराव की बातें हो रही हैं, मंदिर मस्जिद के मुद्दे उठाए रहे हैं। तो लिहाजा हम सबसे अपील करते हैं, अल्लाह के वास्ते इसको बंद करिए। हम पहले हिंदुस्तानी हैं, हम लोगों को ये जो भाईचारा ख़राब हो रहा है उसको ख़राब नहीं होने देना चाहिए। हम सबसे अपील करते हूँ, हिंदू हैं, मुसलमानों, सभी से अपील करते हैं कि सौहार्द बनाए रखें, इंडिया में भाईचारा बनाए रखें। और हम सरकार से भी अपील करते हैं, जो हमारे मुनासिब हक हैं वो हमको मिलने चाहिए, उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है। फ़िलहाल हम तो कोशिशें कर रहे हैं हम लोग कि हमको मिले और करते रहेंगे हम अपनी डिमांड।